अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आप अभी थोड़ी देर पहले तमाम टेलीविज़न स्क्रीनों के ऊपर ये खबर देख रहे होंगे कि कराची में एक शेर जो है वो गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था। वो शेर बाहर आ गया, बफर गया, आवाम पर उसने हमला कर दिया। कराची में शेर निकल आया है। एक शेर के आने की बातें ये भी की जा रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने अक्टूबर में आना है और वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड बनी है या नहीं, अलबत्ता कराची में जो शेर है उसको गालिबन लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, वो बाहर निकल आया है। आज का दिन जो है वो खबरों के हवाले से बहुत अहम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, तोशाखाना केस में वो फैसला जारी कर दिया गया। जो जजमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सज़ा मुअत्तल हुई है। अब मुअत्तली के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में, शायद ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि शायद सज़ा ख़त्म हो गई है। नाअहली का स्टेटस क्या है, इस सज़ा का स्टेटस क्या है और अब ये मुकदमा कैसे आगे चलेगा। और फिर बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको रिहाई भी मिल जाए। ज़मानत एक केस में हो गई, लेकिन सबको मालूम है कि 150 से ज़ायद केसेस हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर, और साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी इस के हवाले से भी जो एक मुनक़सिम राय है वो मौजूद है। मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, उनका एक अदालत में पेश किया जाना, और जब ये गिरफ्तारी डाली गई, जुडिशल किया गया, ये सारा कुछ ये प्रोसेस, इसमें एक अभाम मौजूद है, उसको ज़रा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और फिर बहुत ही अहम मामला है कि जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आकर गुफ्तगू भी की। पीपल्स पार्टी मुसलसल ये मुतालबा कर रही है गुज़श्ता चंद दिनों से, खासतौर पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद, कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। और जैसे ही पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा है कि इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर जारी किया जाए, अब ये खबरें आ रही हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुर्बत रखने वाले, करीबी समझे जाने वाले कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, 60 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स हैं, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज जो बातें चल रही हैं वो है कि 64 ऐसे अफसरान हैं, ताकतवर अफसरान हैं जिनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। नैब में इंक्वायरियां खुलने वाली हैं। पीपल्स पार्टी के एक सूबाई वजीर जो हैं मुकेश चावला, उनके हवाले से, फिर दीगर लोगों के हवाले से। अब ये इंक्वायरियों का क्या मामला है, क्या ये जुड़ा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन मुतालबात से जो वो करती हुई नज़र आ रही है। इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने जब अपनी आखिरी तकरीर की कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर, उन्होंने सियासतदानों के बारे में एक दिलचस्प बात की थी जो शायद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अप्लाई होती हुई नजर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उसके बाद बाहर आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें एक इंदिया दिया गया है कि शायद एक रिवाइज्ड शेड्यूल हल्का बंदियों के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी आखिर क्यों होपफुल है और क्या कहा पीपल्स पार्टी के वफ्द ने, ये भी सुनिए। आज हमारी जो मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और जो हमने मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे, कि कौम में बहुत इज़्तिराब है, बेचैनी है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी है जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने इलेबोरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। ये मामलात तो हैं कि जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन एक बहुत ही अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 दिन के बाद बड़ी तब्दीली होने वाली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मनसब जो है वो संभाल लेंगे। अब जाते हुए चीफ जस्टिस क्या कुछ कर सकते हैं,
और अदालती महाज के ऊपर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज़ अपना एक एलामिया जारी किया, 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से अपने खदशात का, कंसर्न्स का इजहार किया और साथ ही ये भी कह दिया कि हम 7 सितंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक वकला कन्वेंशन करने जा रहे हैं। क्या इस वक्त एक स्टेज सेट हो चुका है पाकिस्तान में, कोई नई वकला तहरीक उसका आगाज़ होने जा रहा है, हो भी सकता है या नहीं। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मुझे स्टूडियोज़ में जो हैं हसनात मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट और अदालती आइनी कानूनी मामलात ना सिर्फ ये कि कवर करते हैं बल्कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए एडवोकेट राजा आमिर अब्बास साहब, कानूनी माहिर हैं, क्योंकि आज ज़ाहिर है कि कानूनी पहलू हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात होनी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला बहुत अहम है। पीपल्स पार्टी जो तेवर दिखा रही थी उनको कंटिन्यू रख सकेगी या नहीं, आफ्टर द रीसेंट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किसी नैब तहकीकात का घेरा तंग हो रहा है। सेनेटर बहरामंद तंगी जो हैं वो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल ऑफ़ यू वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आगाज़ कर लेते हैं, ज़ाहिर है कि ये चीफ़ जस्टिस वाला मामला, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। पहले राजा आमिर अब्बास साहब से पूछते हैं। राजा साहब बताइएगा ज़रा, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पूरी एक कैंपेन चलाई थी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके हवाले से, और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने कोई बड़ा रिलीफ दिया है। ये जजमेंट एक्सपेक्टेड थी या कोई रिलीफ मिला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को? ईसा, आपने अपने इंट्रो में सबसे पहले तो वो एक शेर की बात की कि जी कराची की सड़कों पे वो कहीं से निकल आया है और चहलकदमी कर रहा है। और अभी मैं एक शो में बैठा था तो वो शो काटना पड़ा, उनको कट करना पड़ा और आधा पौना घंटा वो शेर की खबर देते रहे कि अब वो फलानी जगह चहलकदमी कर रहा है, अब कैसे। लेकिन एक मुल्क भर की सड़कों पे एक बबर शेर महंगाई की सूरत में निकला हुआ है, बिजली के बिलों की सूरत में निकला हुआ है। आई विश के मीडिया उसको भी कट करके इसी तरीके से दिखाए कि जी देखिए असल बबर शेर जिसका खतरा है लोगों को कि वो निकल जाएगा, वो बहुत अहम बबर शेर है और उसको कंट्रोल करना अहम बात है। अब दूसरी बात कि जी ये जो जजमेंट आई है इस पे, ये जजमेंट को अगर आप देखें तो ये जजमेंट बेसिकली बहुत सी बातें हुई लेकिन बड़े एक सिंपल पॉइंट पे इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, रिलीफ दे दिया गया। और वो ये कि जनाब ये चूंकि एक बहुत छोटी सी टाइम ड्यूरेशन की सज़ा है और इसमें 3 साल से कम की सज़ा है, और इसी पॉइंट को सामने रखते हुए बड़े सिंपल अंदाज में इसमें ज़मानत की जो फैसिलिटी है वो इमरान खान साहब को दे दी गई। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी देर, वो कहते हैं ना बहुत देर कर दी मेरे वहाँ आते आते, इसमें क्या वजह थी। हमारा एज ए लॉ स्टूडेंट यही इसमें परसेप्शन था कि इसमें एक शॉर्टर सेंटेंस इन्वॉल्व है एंड इट कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन 1 or 2 हेयरिंग्स विद इन अ कपल ऑफ डेज। लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि 25 दिन वो जो सलाखों के पीछे रहे, सलाखों के पीछे तो लगता है वो अब भी रहेंगे, उन्हें कोई इस किस्म का रिलीफ नहीं मुझे नज़र आ रहा मिला कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा ऑर्डर आ चुका है जो हमारे स्पेशल जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उनकी तरफ से कि उन्होंने उनकी जो कस्टडी है वो जुडिशियल कस्टडी दे दी है, कि जिस पे अभी बात हम करते हैं आगे जाके कि जी वो ऑर्डर्स इटसेल्फ जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2005 की पेज 86 पे वहाबुल खैरी साहब के, उसमें उस जजमेंट के खिलाफ वर्जी करते हुए, क्योंकि रिमांड जब दिया जाता है तो उसमें मुल्जिम का अदालत में हाजिर होना मैंडेटरी है, वो लाजमी है, और क्या उसकी अदम मौजूदगी में रिमांड दिया जा सकता है। और उस केस में ऐसा ही किया था अदालत ने, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन जज साहब को फारिग कर दिया कि ये तरीक़ेकार जो सा है ये गलत है। अब ये वो क्वेश्चन उठेगा कि जो ये रिमांड दिया गया है एंड ऑन टॉप रिमांड उन्होंने दे दिया है कि जी आपको जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, मीनिंग देयर बाय कि कल ही उनकी बेल एप्लीकेशन लग सकती है क्योंकि फिजिकल रिमांड नहीं दिया गया। और एक तरफ उसी केस में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिसको अभी तक गालिबन 10 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया गया है, और यहाँ पे सुना है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है लेकिन 1 घंटे 2 की, और उसके बाद उनको
जुडिशल रिमांड पे भेज सही। दिया गया है। तो दिस शोज के जो पर्पस है वो ये है कि अटक जेल से किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को फिलहाल बाहर ना निकाला जाए। ऑल्दो कल 30 तारीख के लिए उन्होंने हुक्म दिया है कि उनको अदालत में पेश किया जाए। अब देखते हैं कि उनको अदालत में पेश किया जाता है या अदालत खुद चली जाती है जाके जेल में और उस रिमांड को फर्दर सही। राजा साहब मेरे साथ ही रहिए। हसनात मलिक, आप मुझे बताइएगा कि ये जो जजमेंट है, जजमेंट की टाइमिंग है, हमने देखा था कि जिस वक्त ये सज़ा सुनाई गई थी तो उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इन सब लोगों ने ये कहा था कि ये हफ्ते 10 दिन की बात है, बाहर आ जाएंगे, सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। एक तो ये इसके हवाले से इसकी टाइमिंग किस तरीके से कोइंसाइड कर रही है, कल जो है उनको पेश किया जाना है, फिर मज़ीद क्या जुडिशल या फिज़िकल रिमांड जो है उनका दे दिया जाएगा, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि सज़ा सस्पेंड पिछले हफ्ते ही हो जाती अगर सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे वो इस मामले में इंटरवीन ना करते। अब मज़े की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट का वो जजमेंट भी सामने नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट, ट्रायल कोर्ट के जज के कंडक्ट पे भी सवालात उठाए। इवन आर्डर में लिखा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट किया, इतना बड़ा पॉइंट लिखा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो सज़ा सस्पेंड की है, जैसे राय साहब बता रहे हैं, वो सिंपल वन लाइनर है कि जी 3 साल सज़ा है, ये कम ड्यूरेशन की सज़ा है और हाई कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि वो सज़ा सस्पेंड कर सकते हैं। तोशाखाना केस के मेरिट्स के हवाले से मेरिट का नहीं है, हालांकि ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इतना वीक केस है, ट्रायल कोर्ट वीक जजमेंट है जिसको क्वेश्चन लाजमी हाई कोर्ट करेगी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन कोई भी सवाल नहीं उठा। कि मेरे ख्याल में इन हालात में जज हुमायूं दिलावर को बड़ा एक रिलीफ मिला है कि उन पे बड़ी उंगलियां उठ रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कम अज़ कम इस पे नहीं उठाया। खैर वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हवाला दे के कह रहे हैं कि जी जब सज़ा जब बेल स्टेज पे जो है वो आप इतना चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब बेल ग्रांट होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन आती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई। ये बड़ी एक मेरा ख्याल है कि जो है वो पीटीआई के लिए आप कह रहे हैं रिलीफ है, मेरा ख्याल है कोई रिलीफ नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए। और हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला हो जाता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सज़ा सस्पेंड करने में वो हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट के जज ने जो जल्दी की या उन चीज़ों की निशानदेही करती कि जी ड्यू प्रोसेस नहीं मिला और वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दूसरा, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अब जो है वो मुश्किल है कि वो बाहर आएंगे, जो है वो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हाँ, एक मामला है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल में भी, क्योंकि उनके पास एक केस मैटर पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने कहा उनके जो लास्ट ऑर्डर स्पेशल बेंच का था उसमें था कि जी हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करेंगे फिर मामला चलाएंगे। अगर वो कल परसों टेकअप करते हैं उस मामले को, ये तोशाखाना केस का, और उसमें वो कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं या हाई कोर्ट को पाबंद कर देते हैं या वो आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं, चांसेस मेरा नहीं ख्याल के हों, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला हो वो कुछ भी कर सकता है, उसको बहुत सी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं कि जो वो एडवेंचर। एक मुझे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दें, फिर मैं बहरमन तंगी साहब से ज़रा जो है वो बहुत ही अहम मामलात के ऊपर बात होनी है। मुझे ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से भी अबहम का शिकार हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस, जो नाअहली का स्टेटस है, चेयरमैनशिप का स्टेटस है, वो इस जजमेंट के बाद क्या है? देखिए, नाअहली जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी जब तक मेन अपील डिसाइड नहीं होती, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते इमरान खान साहब। और मेरा ख्याल है कि एवन फील्ड में ही जब सज़ा हुई नवाज शरीफ को कि सस्पेंड भी हो गई थी सज़ा, लेकिन जो नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया गया था, जुल्फ़िकार भुट्टो केस है, उस जजमेंट की अगर आप रोशनी में देखें तो इमरान खान साहब भी चेयरमैन नहीं रह सकते। सही। तो ये बहरमन तंगी साहब, मुझे ये बताइएगा, मैंने आगाज़ में आपने सुना, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक गुफ्तगू जो है उसका क्लिप सुनवाया था जिसमें वो कहते हैं कि अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान या इक़्तिदार में होता है या फिर वो जेल में होता है। तो क्या तंगी साहब आपकी जमात को अब तंग किया जा रहा है, जो आपने करंट जो पोजीशन ली है इलेक्शंस के मामले पे, वो वजह है, या फिर वाकई ये जो करप्शन में डूबे हुए हाथ हैं उनको पकड़ा जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी के स्टैंड क्लियर है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात भी क्लियर है और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 18 से लेके जब भी वो वहाँ पे नेशनल असम्बली में उसने स्पीच की है तो वो भी रिकॉर्ड पे हैं। पीपल्स पार्टी के स्टैंड ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना और आइन के और दस्तूर के मुनासिबत से वो 90 डेज में इलेक्शन करवाए। न हमने हमले किए हैं, न हमने थ्रेट्स दिए हैं, न हमने उसको गाली दी है और न हमारी ये सियासत है, बल्कि आईन और दस्तूर के दायरे में हम मुतालबा करते हैं। मुतालबा हमारा हक है। आज भी उसने मीटिंग के लिए बुलाया, आज भी हमारी टीम ने उसके साथ मीटिंग की, अपनी रिजर्वेशन अपनी तजावीज़ उनके सामने रखी है इलेक्शन कमीशन के सामने, और वो फिर जब फैसला करेंगे तो फिर पार्टी की लीडरशिप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उस पर बात करेंगे। जहां तक हमारे घेरा जो तंग करने वाली बात है, तो क्या मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नहीं कहा था कि मैंने तो बहुत नैब देखे हैं, फिर भी देखूंगा, मुझे अपना फिक्र नहीं है, फिक्र इन लोगों का है जो कल क्या करेंगे। तो मैं समझता हूं कि नैब हो, हमने फेस भी किए हैं। मेरी लीडर आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं था कि अटक किला में जाएं या नैब अदालत में जाएं। हमने अदालतों को फेस करके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 20 साल के बाद पाकिस्तान ही की अदालतों ने बाइज्जत बरी किया, फिर अरेस्ट किया पीटीआई की हुकूमत में, फिर भी वो जेल में थे। उनकी बहन मेरी लीडर फरियाद अल्फूर साहबा ईद की रात को अस्पताल से उठा के जेल में बंद किया। इसी तरह खुर्शीद शाह को भी जेल में डाला। अभी अगर चावला साहब को घेरा तंग करते हैं या 64 और भी ऑफिसर को नैब तलब करते हैं, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं किया कि हमने जियालों को बुला के कि आइए जरदारी हाउस को घेरे में ले और मुझे अरेस्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए नहीं सर, मुझे ये बताएं तंगी साहब, आप लोग ये क्यों नहीं करते, आपको आवाज आ रही है ना, आप ये क्यों नहीं करते कि इस वक्त जो सदर पाकिस्तान का आईनी इख्तियार है 48(5) आइन का आर्टिकल, जो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान ने जब असम्बली तहलील करनी है तो वो 2 काम करेंगे, एक केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट करेंगे, एक वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस की तारीख देंगे, वो ये देना चाहते हैं। आप अपनी जमात सदर पाकिस्तान के इस आईनी इख्तियार की वजह से अपना वजन क्यों सदर पाकिस्तान के पलड़े में नहीं डालते, उनकी पुश्त पे जाके खड़े हो जाए ना, उनके हाथ मजबूत करें कि आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप इसलिए गलत कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों इन्वॉल्व करूं। मुझे जो आईन का रास्ता है जो वो है इलेक्शन, ये भी आईन का रास्ता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात करना और इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज सामने रखना। ये मैं अगर परस करे एक पार्टी हूं तो मेरी पार्टी की लीडरशिप का यही पॉलिटिकल विजन है कि मैं प्रेसिडेंट के साथ क्यों खड़ा हो जाऊं। मैं जिस इदारे का काम है इलेक्शन करवाना, जिस इदारे का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, तो मैं उस इदारे की तरफ क्यों न जाऊं जो मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाके देख लूं कि मैं आपके साथ हूं, आप प्रेशराइज कर ले या उनको आप बुलाएं। मैंने उसी दिन टॉक शो में भी कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को ये वापस ले ले, छोड़ दे। उसने अपनी लीडरशिप को बुला के एक शुरू किया है मीटिंग्स, डायलॉग्स, तो छोड़ दे कि इलेक्शन कमीशन और तमाम लीडरशिप बैठ के एक पिच पे आ जाए और इसका हल निकाल दे। और वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन सर आप आइन बनाने, सर तंगी साहब आप आइन बनाने वाली जमात हैं, आप सबसे बड़ी चीज जो अपने क्रेडिट पर रखते हैं कि आपने इस सरजमीन बेआइन को आइन दिया। उसी आइन में लिखा हुआ है वो इख्तियार जिसका मैं मेंशन कर रहा हूं, सदर पाकिस्तान उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये खत लिख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी ये कई दिहाइयों का तजुर्बा रखने वाली सियासी जमातें जिसमें बड़े घाग लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने हाथ पांव काट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हाथ में पकड़ा दिए हैं कि अब जो चाहे तेरा उसने करिश्मा साज करे, आपका जो दिल करे इलेक्शन की तारीख जब दें। और वो प्रोसेस भी हल्का बंदियों का जो है उन्होंने उसका ऐलान करने के बाद, शेड्यूल जारी करने के बाद वो मुशावरत के लिए आपको बुला रहे हैं, यानी वो फैसला कर चुके हैं, आपको मुशावरत के लिए नहीं बुला रहे, आपको अब उस फैसले की तौसीक करने के लिए बुला रहे हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद इस अहम मामले के ऊपर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा आमिर अब्बास साहब बताइएगा, आपने मेरे शो में ही बैठकर ये बात की थी कि सदर पाकिस्तान का ये आईनी इख्तियार है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि 48(5) के तहत सदर जो है वो
क्यों तारीख का ऐलान नहीं कर रहे? क्या अब इस तारीख के ऐलान के लिए सदर को मशावरत करना ज़रूरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ? क्योंकि आइन की किताब में मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, वहाँ पर तो ये नहीं लिखा हुआ। तो सदर पाकिस्तान के इस इख्तियार के हवाले से अभी आपने तंगी साहब का मौक़िफ़ भी सुना, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर सदर पाकिस्तान ने उनसे कोई बुला के मशावरत के लिए बात की है या ऑन द कर्टिसी के लेवल पे कि जी बताइए इलेक्शंस कराने हैं, क्योंकि आइन के ही आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ की पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, तो इसमें उस हद तक तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन टेक्निकली देखें तो सदर को अनाउंस कर देनी चाहिए तारीख। मैं अपनी समझता हूं कि सदर ममलिकत को अब इस लेटर लिखने के बाद, क्योंकि आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 जो आपके शो में मैं बात की थी, और उसके गालिबन 1 या 2 रोज के बाद सदर साहब ने इसको सीरियसली लिया और इस पे उन्होंने ये अमल शुरू किया। और मैं कल परसों सुन रहा था कि साबिक वफाकी वजीर कानून आजम तारर साहब ने भी इस बात की तायीद की है कि 48 सब क्लॉज 5 के तहत सदर पाकिस्तान ही जो उनसे हैं वो इलेक्शन की डेट देंगे। और जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुई है इस पे क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये उसके नीचे है, ये ताबे है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें कोई इबहाम सर, की वो बात नहीं। लंदन से कॉल आएगी, वो तायीद वापस ले लेंगे, वो आप फिक्र ना करें। चले, वो लंदन से पहले तो वो खुद आएंगे तो फिर कॉल आएगी ना। तो एनीहाउ अब बात होगी कि जी पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है इसको हमको इस चीज में अब ज्यादा नहीं करना चाहिए कि जी वो माजी में उन्होंने जौन सी है CCI की मीटिंग में ये किया वो किया, लेकिन अगर उनका एक वाज़ेह स्टांस आ चुका है अभी इलेक्शंस के बारे में कि 90 डेज में होना चाहिए, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन इसको ज़हन में ये रखना चाहिए कि अगर 90 डेज में होने हैं तो 54 डेज का एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है शेड्यूल का, उसके बाद पीछे बचते हैं गालिबन 36 दिन। 36 में से काफ़ी सारे तो गुजर चुके हैं। तो अगर इसी ऑप्टिक्स में ये सिलसिला चलता रहा तो फिर हम माजी में देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब 90 दिन में होना मुमकिन तो नहीं, तो कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं। वो कुछ दिन ऊपर जाते जाते अभी तक पंजाब और KP के इलेक्शंस नहीं हुए। तो इसमें जो वे फॉरवर्ड है बेस्ट वो ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 31 अगस्त की तारीख भी आ गई है जी कि 90 डेज में होने चाहिए। तो दैट इज द बेस्ट फोरम के अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो से है डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो जब तक वहां नहीं जाया जाएगा और सिर्फ ऑप्टिक्स किए जाएंगे तो कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आएगा। और अल्टीमेटली अगर आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा सख्त होगी और फिर ये जमहूरियत का नारा जो सा है अगर वो दोबारा सैबोटाज हो गया तो फिर हमें नजर आएगा कि ये इलेक्शंस वाकई ही आगे चले जाएंगे 90 दिन से, और एक दफा 90 दिन से आगे जाते हैं तो फिर यही पार्लियामेंट से आवाजें आती थी कि जी सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे का टाइम दे दिया है, अब क्या किया जाए। इट्स हाई टाइम कि पीपल्स पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खड़ा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को फौरन से पेशतर डिसाइड होना चाहिए। सही। राजा साहब मेरे साथ रहिए। तंगी साहब मुझे ये बताइएगा कि आप मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाए जाएं और ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर 90 दिन से बाहर जाते हैं इलेक्शन। अगर सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर देते हैं, वो कह देते हैं कि 1 नवंबर को, 2 नवंबर को या 30 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, क्या आप सदर पाकिस्तान के इस फैसले की तायीद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कुछ कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, PTI ने खटखटाया है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। आप उनके साथ को पिटिशनर बनेंगे, आप खुद उनके साथ या अलहदा से अदालत को इस हवाले से रुजू करेंगे? आप क्या करेंगे इस हवाले से? नकवी साहब, अगर ने पाकिस्तान में बहुत एक हंगामा बर्पा किया है, अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा। और मैं समझता हूं कि जब निगरान सेटअप नहीं आया था तो इसी आपके शो में
यही लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर ये जो निगरान सेटअप के अनाउंसमेंट नहीं करे तो अवाम परेशान है, हम परेशान है, अनाउंसमेंट होनी चाहिए, वज़ीर आज़म को नाम सामने लाना चाहिए। तो मैंने आपको जवाब दिया था कि वक्त आने पर वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट भी होगी, निगरान सेटअप भी आएगा और निगरान हुकूमत भी बनेगी और असम्बली भी डिज़ॉल्व होगी। और अभी असम्बली डिज़ॉल्व हो चुकी है, वज़ीर आज़म आ चुका है, कैबिनेट वजूद में आ चुके हैं और उसने अपना काम शुरू किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर पे जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर की सियासत नहीं करती है। पीपल्स पार्टी बात करती है आईन और दस्तूर की। अगर इलेक्शन कमीशन से आज जो मुलाकात हो चुकी है, कल अवामी नेशनल पार्टी की मुलाकात है, अभी देखते हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किए नहीं। अगर वो अनाउंसमेंट करे तो फिर पार्टी लीडरशिप बैठ के फैसला करती है कि क्या ये मुल्क मजीद एहतजाज का मुतामिल हो सकता है कि नहीं, क्या हम एहतजाज की तरफ जाएं, या क्या अगर 1-2 महीने लेट हो गए तो अनाउंसमेंट होके फिर हम आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं, देखिए नकवी साहब, तंगी साहब, क्वेश्चन जो है वो आइन का है। आप जो दर खटखटा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कि वहां से आपको तारीख मिले 90 दिन के अंदर की, ये उनका आइन की किताब ये कहती है कि सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है इलेक्शन की। तो आप एक वफ्द बना के सदर आरिफ अलवी के पास क्यों नहीं चले जाते कि हम आपके साथ हैं सर, आपका ये राइट है और आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें? इसलिए सदर मुमलिकत के पास नहीं जाते हैं कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम जुमाती लीडरशिप को बुला के उनके साथ एक डायलॉग शुरू किए हैं। एंड देखते हैं कि क्या करेंगे। हम देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहते कि इदारों की टकराव हो, और हम चाहते कि इदारे आजाद माहौल में काम करें। अभी भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, 90 डेज में इलेक्शन करवाना, यही पीपल्स पार्टी के स्टैंड है। लेकिन अभी अगर को इस्तेमाल करके हम प्रेसिडेंट के पास क्यों जाएं? सर मेरे साथ रहें। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें समझ आ रही है पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, और लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं समझ आ रही कि वो क्या चाहती है। वो इलेक्शन 90 दिन में चाहती है, लेकिन वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नई मर्दमशुमारी जो है उसके तहत इलेक्शन करवाने पे एग्री कराती है। जी बोलिए क्या कह रहे हैं? आपकी बातें मुझे समझ आ रही है और मेरी बातें आपको समझ आ रही है, लेकिन ये अलग बात है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सर मैं ऐसा करता हूं कि मैं हसनात मलिक साहब से समझने की कोशिश करता हूं। आइन की किताब इन्होंने भी पढ़ी हुई है। हसनात मलिक साहब 48(5) ये कहता है कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। पीपल्स पार्टी की आपको समझ आ रही है कि वो क्या चाहती है? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ मसला ये है कि वहाँ अब बहुत ज़्यादा कुछ सरगर्मियाँ सिंध में देखने को मिल रही हैं, और एक मेच्योर जमात है पीपल्स पार्टी, वो इस तरह वावेला नहीं कर रही कि असल इशू क्या है, और वो इस पे जिस तरह इमरान खान करते हैं, उन्हें भी अंदाज़ा है कि क्या बात करें जिसका वहाँ से उन पे जो सिंध में एक क्रैकडाउन हो रहा है या मज़ीद होने का एक खदशा है वो ना हो। आपको भी पता है कि किसी शख्सियत को कराची एयरपोर्ट से भी रोक दिया गया, 60 लोगों को डाल दिया गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ कल चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, वहाँ कराची में सिस्टम को तोड़ा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें उस वक्त हुई हैं जब केयर टेकर जो है वो चीफ मिनिस्टर की तकर्री हुई, उसके बाद जब कैबिनेट बनी। इवन ब्यूरोक्रेसी में बताया जा रहा है कि वहाँ सिंध के जो ऑफिसर हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया गया। हालांकि छोटे सूबों में, दूसरे सूबों में हम देख रहे हैं कि उस सूबे के ऑफिसर मौजूद हैं, लेकिन कराची में आप देखें तो जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की तकर्री हो रही है वो जो वो सिंध के नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं, और मुख्तलिफ जिस पे कुछ रिजर्वेशन भी हैं। और एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि जी अगर दूसरे सूबों में उस सूबे की ऑफिसर तैनात हैं तो सिंध में ये क्यों हो रहा है कि जी बाहर से वफाक जो है वो ऑफिसर दूसरे सूबों से या वफाक से यहाँ से भेज रहे हैं। ये एक इशू है। बाकी आप सिंध की सदर की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन के बाद ही उसने करना है। वो कि इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो चुकी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, ये लग रहा है कि सदर ने ही अनाउंस करना है। लेकिन पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि उनको सारा जो प्रपोज करना है वो इलेक्शन कमीशन ने
अपना शेड्यूल या जो चीज़ करनी है, इलेक्शन ऐसे ही सदर जो है वो नहीं कर सकता, डेट दे सकता। बाकी जो है वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आपको कोई इशू है, कोई जो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, डिलिमिटेशन का कानून है, तो क्या चीज़ प्रिवेल करेगी, तो ये अब हमारे पास है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो खुद ही फैसला किया है कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाजमी इस मैटर को टेकअप करेगी। अब देखना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस करते हैं या अगले चीफ जस्टिस काजी फैसला इसको टेकअप करते हैं, तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको इस बात पर हैरानी नहीं होती, दो केयरटेकर कैबिनेट्स बनी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और जो ट्राजेक्ट्री है उससे कम से कम 1 साल तो ये कायम रहेंगी, गैर मुंतखब नुमाइंदे वो 2 बड़े सूबों के मामलात को डील कर रहे होंगे। अब हमारे सामने जो केयरटेकर कैबिनेट वफाक में आई है वो भी बड़े आराम से ये बात कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ हमने तो सिर्फ मुआवनत करनी है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जब चाहें वो करवा दें, हम बस उनका साथ देंगे। आइन की किताब पे कोई शख्स इनमें से यकीन नहीं रखता कि हमारा मैंडेट 90 दिन में इंतखाबात करवाना है, अगर इससे आगे जाएगा तो हम ये निगरान हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। आखिर क्यों इतनी बड़ी काबीना पंजाब की भी है, मरकज़ की भी है, खैबर पख्तूनख्वा दीगर बनी है, कोई एक शख्स भी क्यों नहीं इस हवाले से सामने आया? देखिए, कोई भी शख्स अगर सामने नहीं आता आइन की इन आर्टिकल्स की इम्प्लीमेंटेशन और इनको लागू कराने में, तो ये काम तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो इन तमाम चीज़ों को लागू कराएं और इम्प्लीमेंट कराएं। और गालिबन इस कमिंग वीक में हसनात साहब के इल्म में होगा कि वो जो पहले के केपी के और पंजाब के इलेक्शंस वाली पिटीशन है वो फिक्स हो चुकी है। 31 अगस्त के लिए सर फिक्स हुई है, उसके ऊपर भी रोशनी डालें। जी, 31 अगस्त के लिए फिक्स हुई है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके सवाल का जवाब है कि क्या उनको समझ नहीं आती, और जिनको समझ नहीं आई क्या सुप्रीम कोर्ट अब उनको समझाएगी या फिर चाहेगी कि 90 दिन से। देखिए नकवी साहब, 20 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हुई थी, 90 डेज का टाइम है, पीछे रह गए 70 दिन। 70 दिन में से 54 दिन आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है इलेक्शन शेड्यूल, अपील और इस तमाम स्क्रूटनी वगैरह के लिए। तो 16 दिनों में दुनिया की कौन सी डिलिमिटेशन है जो हो सकती है, जिसमें अपीलें भी होनी है, जिसमें उनको चैलेंज भी करना है? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर 31 के लिए ये फिक्स है तो आई थिंक इट्स हाई टाइम के उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बार की भी पिटीशन फिक्स हो जाए, और उसमें ये फैसला आने वाले मेरे ख्याल अदालत नहीं, इसी अदालत को देना पड़ेगा कि इलेक्शंस टाइम पे होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो फिर यही होगा कि जी अब चूंकि 90 दिन से आगे चले गए हैं, तो फिर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज भी कहें कि जी क्या फर्क पड़ता है, 2 महीने बाद हो जाएं, 1 महीने बाद हो जाएं, या फिर 2 साल बाद हो जाएं। तो लेट्स सी कि ये अल्टीमेट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ही लेना है, और सुप्रीम कोर्ट ही 90 दिन से ज्यादा इलेक्शंस के बारे में अगर सोचा जा रहा है तो रोक सकती है, और अगर इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर ये सारा ब्लेम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जाएगा, इन सियासी जमातों से बढ़ के कि जनाब आपके सामने मैटर आ चुका था, आपने अगर डिसाइड नहीं किया तो फिर ठीक है, फिर पंजाब की, केपी की और अब जो वफाकी हुकूमत है वो फिर ठीक है, जब इलेक्शंस होंगे जो असली शेर है जब वापस आएगा, जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो फिर इलेक्शंस भी हो जाएंगे। चलें, आपने उनको असली शेर करार दिया। राजा मेरे बात साहब साथ रहिएगा, तंगी साहब आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो अगले 17 दिन हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सामने आ सकता है, और अक्टूबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी हो पाएगी या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहरमन तंगी साहब, मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि एक गुलदस्ता है PDM और उसकी इत्तेहादी जमातें, जिसको मैंने बड़ी कामयाबी से जोड़ कर रखा है, लेकिन अब ये गुलदस्ता जो है ये बिखर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका एक फूल है, उस गुलदस्ते का जो अब अलहदा हो गया उस गुलदस्ते से, और तनकीद की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होते तो हमारे फैसले वो ना होते जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसले लिए। बिजली के बिलों का मामला, महंगाई का मामला सबके सामने है। इरफान सिद्दीकी साहब से जब आप लोगों के इस तर्ज़ अमल के ऊपर गुफ्तगू
हुई तो वो ये कहते हैं कि ये बिरयानी की देग थी और पीपल्स पार्टी 16 महीने में चुन चुन के अच्छी अच्छी बोटियां उठा उठा कर खा रही थी। जिस दिन इक़्तिदार ख़त्म हुआ, इक़्तिदार का नशा उतरा, तो अब इनको आइन कानून और दूसरे मामलात याद आ गए हैं। तो ये बताएं, ये क्यों बोटियां खा रहे थे आप इक़्तिदार में बैठकर और अब बाहर निकलने के बाद आप शिकवे कर रहे हैं? नकवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में भी तमाम जमातों को रिक्वेस्ट की थी कि आइए और इस मुल्क को मुश्किलात से निकाले, और हमने तमाम जमातों को अपनी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल करवाया। जब यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान को एक जमहूरी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला, तो फिर तमाम सियासी जमातों का एक मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मुल्क को मुश्किलात से निकाले। और मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसने उस इमेज को बिल्टअप किया जिसने इमरान ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था पूरी दुनिया में। उसने 16 महीने पार्टी को टाइम नहीं दिया। सर, नून लीग कह रही है आप लोग बोटियां खा रहे थे। आपके सवाल की तरफ आता हूं। मेरे चेयरमैन ने ये नहीं देखा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेरे चेयरमैन ने ये देखा कि मेरा मुल्क किस तरफ जा रहा है और पौने 4 साल में मेरे मुल्क के साथ क्या गेम खेला गया। तो मेरे चेयरमैन ने दिन रात एक करके मियां साहब को सपोर्ट किया इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ और पाकिस्तान के लिए खिदमत की। अभी बूटी के सवाल जो है वो इरफान सदीकी से आप पूछ सकते हैं कि किस टाइप की बूटी हमने खाई है, लेकिन हमने बारहा उसी वक्त भी कहा कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द पीडीएम। हम इत्तेहादी जमात है हुकूमत में और हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो फेडरल मिनिस्टर थे, जैसे शाजिया मरी थी, उसने भी मेहनत की है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खोल के 16 महीने मुल्क के लिए दिया और अपने वजारत को दी। अभी आता हूं कि जब हुकूमत खत्म हुई तो हमारा अपना मंशूर है, अपना मैनिफेस्टो है, अपना प्रोग्राम है। हमने अपने मंशूर मैनिफेस्टो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना है और अपने मंशूर के साथ अवाम के पास जाना है कि ये मेरा मंशूर है, आप मुझे वोट दे दे। अगर वोट दिया तो मैं यही कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल बी द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि मेरे चेयरमैन है, बहुत मेहनत की एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसने एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, तो मेरा तो ये डिमांड है। लेकिन किसी की और सोच पे भी पाबंदी नहीं है। जहां तक बिरयानी का दे का सवाल है तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी हमेशा इत्तेहादी हुकूमत में दिल खोल के मेहनत करते हैं, फरादेरी से काम करते हैं और हम समझते हैं कि हम सपोर्ट करें। 2008 में भी डार साहब ने कहा था कि खजाना खाली है, हम नहीं चल सकते हैं, हम हुकूमत से निकलना चाहते हैं। वो चले गए, लेकिन 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर के बावजूद भी हुकूमत चलाई और तमाम इत्तेहादी जमातों की ताकत से, आप जैसे साथियों की गैप्स और डिफिशिएंसी के आइडेंटिफिकेशन से हमने हुकूमत की और तारीखी कानून साजी की। पाकिस्तान की तारीख में सबसे सही तंगी साहब, ये बात भी जाहिर है कि बहरहाल बड़ी अजीब है कि मुस्लिम लीग नवाज या उनके जो थिंक टैंक समझे जाने वाले लोग हैं, जब उन्होंने अपने वर्कर्स को, वोटर सपोर्टर्स को कोई बात समझानी होती है तो वो बिरयानी की मिसाल क्यों देते हैं। अब इस पे मैं तो तबसरा नहीं करूंगा कि बिरयानी की मिसाल और बोटियों की मिसाल क्यों देते हैं। वैसे कुकड़ छोले और सिरी पावों का तस्करा भी आपको याद है कि हुआ था। मुझे हसनात मलिक साहब के पास जाना है, लेकिन एक कमेंट मैं आपके गुफ्तगू के ऊपर और कर दूं कि पीपल्स पार्टी जो अब उसने ऐलान किया कि हम भी बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज करेंगे। आप ही के नॉमिनी हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 17 अगस्त को हल्फ उठाया, ये जो बिल आया है जिस पर एहतजाज हो रहा है ये 1 जुलाई से के बाद का बिल है, 1 जुलाई के बाद वाला इम्पैक्ट है। तो आप पता नहीं एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने नाम तो आप लोगों का नहीं लिया, लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप ही के नॉमिनी, उन्होंने भी मामला आप पर डाला। हसनात मलिक साहब, 17 दिन रह गए। अभी जब आप आए थे प्रोग्राम से पहले जो गुफ्तगू हुई थी, आपने शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब का हवाला दिया था और जाते हुए चीफ जस्टिस की बात की थी। चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए अगले 17 दिनों में? लेकिन वो मैंने आपसे वो बात डिस्कस की थी कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब की ये बात अमूमन सीनियर वकला बताते हैं कि जी जो चीफ जस्टिस जा रहा हो वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसने अपनी लेगेसी बनानी होती है, तो वो बड़े बड़े फैसले जो है वो करने की कोशिश करता है। गो कि उसका डिपेंड इस चीज़ का होता है कि उसके साथ ब्रदर जज कितना साथ जो है वो साथ देते हैं।
अमूमन ब्रदर जज भी आखिरी महीना जो है, ये बात भी है, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आखिरी महीना तो स्टेनो भी हमारी बात नहीं सुनता। तो अब 17 दिन रह गए हैं। जस्टिस बंदयाल की टेबल पे बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल मौजूद हैं। एक तो केस है नैब लॉ में तरामीम के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला देना चाह रहे हैं। दूसरा मामला है इमरान खान साहब के हवाले से कि जी इमरान खान की एक पटिशन है कि जी जो मुझे अगर सस्पेंड सज़ा होती है तो शखाना में, उसके अलावा जो जिन केसेस में मुझे गिरफ्तार या जो मेरी बेल टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुई उसमें मुझे रिलीफ दिया जाए, वो मैटर भी है। ये मैटर जो तो शखाना केस चल रहा है जिसमें सज़ा सस्पेंड हुई, ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में ने दोबारा टेकअप करना है। इलेक्शन कमीशन की रिव्यू के 4 अप्रैल का फैसला जिसमें 14 मई को कहा गया था कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाएँ, वो उस पर रिव्यू इलेक्शन कमीशन का है और उसमें भी रिव्यू की अगर डिसमिस होता है इलेक्शन कमीशन का तो को ऐसी फाइंडिंग आएंगी जिन पे जो है वो बहुत आप लोगों के लिए तबसरे के लिए बड़ा एक उसमें मवाद होगा। इसके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से मैटर, उसमें भी जस्टिस बंदयाल चाह रहे हैं कि फैसला करके जो है वो रिटायर हों, वो मैटर भी है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी पे जो कानून बना एक्ट जो, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और वो 13 अप्रैल से लेके अब तक जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया वो एक स्टे ऑर्डर पे चलाया पूरा सुप्रीम कोर्ट कि वो जो कानून था जिसमें ये था कि कमेटी बेंच की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन करेगी, तो वो कानून सस्पेंड है और वो जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक स्टे ऑर्डर पे सारा कुछ चला रहे हैं। ऑडियो लीक के हवाले से लार्जर बेंच ने फैसला महफूज है कि जी क्या जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन इस केस को उन्होंने ऑडियो कमीशन के हवाले से जो पटिशन है वो सुननी है या नहीं, वो मैटर भी है, उसमें भी जजमेंट रिजर्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से 3 पटिशन आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की पटिशन, पीटीआई की पटिशन, आज जमात इस्लामी ने भी पटिशन दायर की, पीपल्स पार्टी भी डिमांड कर रही है, बार के दोनों धड़े इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप भी 90 दिन के हवाले से कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। तो ये वो सारी चीज़ें मे भी चीफ जस्टिस साहब ये मामला उठाएं, लेकिन टाइम बड़ा शार्ट है। बेहतर तो हो कि ये फुल कोर्ट ही इन मामलों को देखे। ये अगर चीफ जस्टिस कोई फैसला करेंगे भी, मेरा ख्याल है कि इनमें मेजॉरिटी फैसले फिर ओवरटर्न हो जाएंगे जब जस्टिस काजी भाई आएंगे। सही, वक्त मेरे पास अब कम रह गया। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे 3 बातें बता दें। एक, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो दौर है उसमें एक टर्म जुडिशियल रिस्ट्रेंट, अदालती तहम्मुल, बार बार अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई आर्टिकल 204 के तहत बहुत सारे मौके ऐसे आए कि लगता था कि हो सकती है, नहीं हुई। एक तो ये बताइएगा कि ये जिन केसेस का तस्करा कर रहे हैं हसनात मलिक, आपको लगता है कि इसमें जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाया जाएगा? दूसरा ये बताइएगा कि जो बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला कन्वेंशन करने जा रही है, क्या एक वकला तहरीक का आगाज हो सकता है? और तीसरा अहम मामला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, आपको लगता है कि मियां साहब जो हैं वो अब क्योंकि जेल में देसी घी, मटन, देसी चिकन, शहद, इस किस्म की चीज़ें भी दस्तयाब हैं, तो मियां साहब वापसी का इरादा करेंगे अक्टूबर में या नहीं? देखिए, बहुत लंबा आपका सवाल है, लेकिन इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में ऐसे आंसर किया जा सकता है कि सबसे पहले तो जो पटिशन्स मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें मैं नहीं समझता कि इन तमाम पटिशन्स पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने इस रिमेनिंग 17 डेज में कोई फैसला कर पाएंगे। फिर आपने कहा कि जी वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते रहे, लेकिन उसी रिस्ट्रेंट के साथ साथ रात को अदालतें भी खुलती रही। हमने ये भी देखा कि अदालतें खुली रात के टाइम और केसेस सो मोटो के तौर पे टेकअप भी हुए। तो ये रिस्ट्रेंट जो सा था, ये वही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस कह रहे हैं कि ये एक जज का क्या सो मोटो लेना एक तरीके से जिस पे उनकी रूलिंग्स भी आई हैं, तो ये क्या दुरुस्त है, अमल है या नहीं। और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हसनात ने उसकी निशानदेही की है, वो है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर के रूल्स के हवाले से जो केस है, उसको मैं समझता हूँ डिसाइड करना बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर तो वो उसको डिसमिस कर जाते हैं
उस कानून को अल्ट्रा वायरस करार दे जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन उसको अगर वो ओपन छोड़ के चले गए और ये जो तमाम पिटिशन्स हैं, ये चीफ जस्टिस मौजूदा अगर ये सिर्फ जो सा है इलेक्शन 90 डेज का इसी मैटर को सॉल्व कर लें तो एक बहुत बड़ी लेगेसी होगी। अदरवाइज हमें नज़र नहीं आ रहा कि इन केसेस के फैसले आते हुए और ये जो नैब की अमेंडमेंट्स का बिल का जो चैलेंज हुआ है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और इसमें भी जजमेंट देना, क्योंकि अभी हमें नहीं लगता कि ये बेंच आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं होगा। जो कल की कार्रवाई है उससे पता चलेगा। दीज 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस और चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि अगर मैं नैब अमेंडमेंट्स में फैसला ना दे के गया तो मेरे लिए बाइस से शर्म होगा। तो अब कम से कम नैब अमेंडमेंट्स में ही फैसला आ जाए तो ये भी एक अचीवमेंट होगी। सही। और वुकला तहरीक के हवाले से आपकी क्या हंच क्या है? वुकला तहरीक जो सी है, ऑब्वियसली हम इसको वो 2007 वाली वुकला तहरीक से तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें अभी तक वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी तहरीक या किसी भी प्रोटेस्ट का जन्म लेना, वो एक किसी भी चीज़ से भड़क सकते हैं। अभी आपने हालिया देखा कि ये जो बिजली के बिल आए हैं और ये महंगाई, और जो आपने इंट्रो में कहा कि जी पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है, अगर ये कपल विद वुकला तहरीक चलती है तो असल चीज़ जो हुकूमत को अगर किसी चीज़ इन चीज़ों से रोकना है तो वो अगर कहीं भी कामयाब होते हैं कोई फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए आम आवाम को, तब तो ये चीज़ें थोड़ी सी सेटल होंगी। सही सर। राजा आमिर अब्बास साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे 30 सेकंड में तंगी साहब आपका तबसरा चाहिए। खुर्शीद शाह साहब आपकी पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब जो है वो अक्टूबर में बीमार हो जाएंगे, उनको नहीं लगता कि वो वापस आएंगे अचानक बीमार। आपकी क्या इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि गुज़श्ता वक्त में हमने देखा कि आप बड़ी कुर्बत रही पीपल्स पार्टी और नून लीग की। मियाँ साहब बीमार होंगे, वापस आएंगे? देखिए, वो एक लीडर है और समझते हैं कि मैं कब वापस जाऊं पाकिस्तान, और उसका मुल्क है और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। लेकिन एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरमन तंगी साहब वो लीडर हैं और ये भी चाहते हैं, उनकी जमात ये चाहती है कि जो बिरयानी में ताज़ा ताज़ा बोटियां बड़ी बड़ी आपने निकाल के खाई हैं आपकी जमात ने, उसका आप लिहाज करें और उनकी जमात पर तनकीद से गुरेज करें। राजा आमिर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।